हेलो बच्चों, वेलकम टू मनी सिंपेरियल क्लासेज। और आज हम लोग करेंगे यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेक्चर नंबर 3। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? चैप्टर 1। और ये हमारा सीए फाउंडेशन का न्यू बैच है बच्चों। जिन्होंने जिन बच्चों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट कैसे देना है बच्चों? तो आप मेरे ऐप पे आइए। ऐप का नाम है मनी सिंपेरियल क्लासेज। और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। और इसमें जब प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल करके लॉगिन कर लोगे तो सीए फाउंडेशन फोल्डर में जाकर आप चैप्टर 1 यूनिट 1 में आप देखोगे कि मॉक टेस्ट का एक फोल्डर है, उसमें जाके आप टेस्ट दे सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी है चैप्टर 1 यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और 2 लेक्चर ऑलरेडी इसका हो चुका है। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जब हम बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन जब करते हैं तो हर साल यानी कि एवरी ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग मेथड सेम होने चाहिए। अकाउंटिंग मेथड और अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होने चाहिए। मतलब जैसे 2 साल ले लेते हैं, मान लो 2020 से 21, और इस ईयर में हम मान लो जिस अकाउंटिंग पॉलिसी या जिस अकाउंटिंग मेथड का यूज किया है, नेक्स्ट ईयर यानी कि 21 22 में भी हम लोग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज करेंगे। इसी को कहते हैं बच्चों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हर साल सेम पॉलिसी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी सेम अकाउंटिंग मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो अकाउंट्स है वो कंपेरेबल हो जाता है। जैसे पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया, मान लो 2021 के आपका प्रीवियस ईयर हो गया, तो पिछले साल आप जिस अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग मेथड को यूज किए, करेंट ईयर में भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करोगे। तो इसका एडवांटेज क्या है कि दोनों साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो रीज़न यही होता है कि जब भी इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, और वो केवल करेंट ईयर का नहीं देखेंगे, वो प्रीवियस ईयर का देखेंगे, उसके प्रीवियस ईयर का देखेंगे। तो 2-3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने में कंपेरेबिलिटी ज़रूरी होता है। वो क्या करेंगे, 2-3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके वो कंक्लूजन निकालते हैं और डिसाइड करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, ठीक है बच्चों। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो, इसके लिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस का जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो पिछले साल जिस अकाउंटिंग पॉलिसी या जिस अकाउंटिंग मेथड को यूज किया है, करेंट ईयर में भी हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी और सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज करेंगे, और नेक्स्ट ईयर भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज करेंगे। इसी को कहते हैं बच्चों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का एडवांटेज क्या है कि कंपैरेटिव स्टडी करने में आसानी हो जाती है बच्चों। कंपैरेटिव स्टडी करने में आसानी हो जाती है, यानी कि हम जब 2-3 जितनी भी साल हर साल हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी सेम अकाउंटिंग मेथड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि पिछले साल करेंट ईयर नेक्स्ट ईयर सॉरी पिछले साल करेंट ईयर पिछले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करना आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो से डिप्रेशिएशन। तो डिप्रेशिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पढ़े होगे 11th में बच्चों। एक होता है एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो मान लो फर्नीचर हमने जो परचेज किया था, मान लो फर्नीचर पे प्रीवियस ईयर रिटेन डाउन वैल्यू हमने यूज किया। फर्नीचर पे हमने क्या किया बच्चों, फर्नीचर छोड़ो, यहाँ पे मशीन दे दो,
मशीन मशीन पे हमने कौन सा डिप्रिसिएशन का मेथड यूज़ किया था, रिटेन डाउन वैल्यू पिछले साल। तो करेंट ईयर भी जब हम मशीन पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से ही चार्ज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर अगर किसी एसेट पे डिप्रिसिएशन का रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यूज किया गया तो करेंट ईयर में भी उस एसेट्स का जो डिप्रिसिएशन निकालेंगे किस मेथड से निकालेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। पिछले साल जिस अकाउंटिंग पॉलिसी, जिस अकाउंटिंग मेथड को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया या अकाउंट्स मेंटेन किया गया, करेंट ईयर में भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम अकाउंटिंग मेथड से अकाउंट्स बनाया जाएगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बच्चों। ये आपका, इसको वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लो, इसको भी आप लोग रीड कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है बच्चों कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बच्चों। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि आप प्रॉफिट का उम्मीद ना करें, यानी कि एंटीसिपेट नो प्रॉफिट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों कि आप प्रॉफिट का उम्मीद ना करें लेकिन फ्यूचर में लॉस होंगे तो उसका इंतजाम, उसकी व्यवस्था पहले से कर ले, यानी कि प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो फ्यूचर में पैसा डूब सकता है, किसी को हम उधार बेचे हैं और हमें लग रहा है ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में पैसा डूब सकता है, तो हम उसका प्रोविज़न पहले ही से कर लेंगे, जिसको हम लोग कहते थे बच्चों प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो प्रोविज़न जो फॉर बैड डेट्स जो क्रिएट करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कोई मान लो एसेट खरीदे, तो एसेट्स खरीदे तो फ्यूचर में इसका वैल्यू क्या होगा, डाउन होगा, तो हम पहले ही से डाउन, तो एसेट्स का वैल्यू डाउन होगा तो क्या होगा बच्चा, लॉस होगा, तो उसका हम पहले से इंतजाम कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन। ठीक है, तो इसी तरह अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का मान लो कॉस्ट वैल्यू है, जब हम एक्वायर किए थे तो 10,000 था, अब मार्केट वैल्यू अभी का 12,000 है। तो अगर हम मार्केट वैल्यू 12,000 पे रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, अब बाद में मान लो इसका वैल्यू 11,000 हो गया, क्योंकि मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहता है, तो बाद में मार्केट वैल्यू 11,000 हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे 1,000 का। ठीक है, तो इसका इंतजाम पहले से क्या कर दो, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और जो छोटा होगा बच्चा उसको लेंगे। तो छोटा कौन होगा बच्चों, 10,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू में जो छोटा है, जो कम है, उसको लेंगे। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट से इससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में लॉस भी होगा, अगर मार्केट वैल्यू डाउन होता है तो हमारा जो लॉस होने की संभावना है उसका इंतजाम हम पहले ही कर लिए, पहले ही हम कम प्राइस में दिखा दिए बच्चों। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना बच्चों। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट का एंटिसिपेशन मत करो, प्रॉफिट की उम्मीद मत करो, लेकिन फ्यूचर में जो भी लॉस होने की संभावना है उसका व्यवस्था, उसका प्रोविज़न पहले से कर लो। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या करता था कि हम जो भी स्टॉक या जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं उसको अकाउंट्स बुक में किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे या हिस्टोरिकल पे। लेकिन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या किया, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप अगर स्टॉक लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू में जो छोटा है उसको लेंगे बच्चों। तो कौन सा छोटा है बच्चों, 10,000, तो बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करेंगे, 10,000 पे करेंगे बच्चों। या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस प्राइस पे होगा, 10,000 पे होगा। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बच्चों। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्यूचर इनकम शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, मतलब भविष्य में आपका इनकम होना चाहिए, इसका एंटिसिपेशन नहीं करो, लेकिन पॉसिबल लॉसेज जो है, जो लॉसेज होने की संभावना है उसका प्रोविज़न बना लो। ठीक है ना बच्चों।
तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या क्या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा, तो सुनो। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू में जो वैल्यू कम है उस वैल्यू पे वैल्यूएशन करेंगे, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हो गया। क्या बोले बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस प्राइस पे किया जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू में जो लोअर हो, जो कम हो, उस पे रिकॉर्ड करेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब बच्चों, फ्यूचर में हो सकता है कि डेटर हमसे डिस्काउंट मांगे, फ्यूचर में हो सकता है कि डेटर हमसे डिस्काउंट मांगे, तो हम पहले से उसका प्रोविज़न बना लिए बच्चों, ठीक है ना। फ्यूचर में प्रॉफिट का उम्मीद ना रखना है, फ्यूचर में जो भी पॉसिबल लॉसेज है उसका प्रोविज़न कर लेना है बच्चों। यही कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो ये है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस प्राइस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू में जो कम हो, ठीक है, उस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है कि आप फ्यूचर में कभी भी बिजनेस को क्राइसिस फेस करने में आसानी होती है बच्चों, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि अगर लॉसेज हुआ तो वो लॉसेज का इंतजाम पहले से करके बैठा है कंपनी, पहले से करके बैठा है बिजनेस, तो कभी कभी क्राइसिस या क्या कहते हैं विषम परिस्थितियाँ आ जाती है, तो उस समय कंपनी झेल सकता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अगर वो फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। तो यही है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसको रीड कर लोगे बच्चों। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब जजमेंट अबाउट पॉसिबल फ्यूचर लॉसेज एंड अनसर्टेन गेन्स, ठीक है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मतलब कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा ये नहीं मानो, लेकिन फ्यूचर में लॉस होगा ये मान लो बच्चों, यही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी का मतलब होता है बच्चों इम्पोर्टेंट। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स बुक से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है या अकाउंट्स बुक से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिला वो सही होना चाहिए। सही बात है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों कि अगर एक यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए और सही होना चाहिए बच्चों। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप उसी आइटम को रिकॉर्ड करें, उसी आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएं जो मटेरियल आइटम्स है। मटेरियल आइटम्स है, उसी आइटम को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट्स बुक में दिखाएं। मटेरियल आइटम को सिग्निफिकेंट आइटम भी कह सकते हो बच्चों, लेकिन जो इममटेरियल आइटम है या इनसिग्निफिकेंट आइटम है उसको आप क्या कर दो, छोड़ दो, इग्नोर कर दो बच्चों, ठीक है। तो क्योंकि देखो बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितना ज़्यादा मतलब सूटेबल साइज में होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बहुत सारे ऐसे आइटम भी डाल देते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा बच्चों। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सूटेबल साइज में हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मटेरियल आइटम्स, इम्पोर्टेंट आइटम्स, सिग्निफिकेंट आइटम को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो इनसिग्निफिकेंट आइटम है, इमटेरियल आइटम है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं बच्चों। जैसे मॉडर्न अकाउंटिंग में देखते होगे आजकल हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, राउंड अप कर देते हैं। जैसे मान लो 1 लाख और 20 पैसा है, तो 1 लाख की जगह 20 पैसे का क्या है, कोई इंपॉर्टेंस है क्या, तो 20 पैसा क्या हो गया, इमटेरियल हो गया। तो हम सीधे इसको राउंड अप करके कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड कर देंगे, 1 लाख पे रिकॉर्ड कर देंगे बच्चों। डिप्रिसिएशन का जैसे बहुत छोटा छोटा एसेट्स होता है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, बुक हो गया, तो इन सब का हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं निकालते हैं, क्योंकि सबका डिप्रिसिएशन निकालना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि एक तो खुद बहुत कम वैल्यू का है। लेकिन वही मशीनरी मान लो 1 करोड़ का मशीनरी है, 10 लाख का फर्नीचर है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब चीज़ों का, ये सब चीज़ मटेरियल आइटम है, तो इसका डिप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है निकालना बच्चों। लेकिन कैलकुलेटर, बुक का डिप्रिसिएशन नहीं निकाला जाता है, क्योंकि ये मटेरियल आइटम नहीं है। कैलकुलेटर 200 रुपये का है, उसका डिप्रिसिएशन तुम निकालोगे 10%, मान लो 20 रुपया, तो ये निकालो ना कैलकुलेटर सीधा, तो उसको एक्सपेंस मान के कर लो। कैलकुलेटर
कैलकुलेटर को क्या मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस मानकर दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब उसी आइटम को रिकॉर्ड करो, उसी आइटम को दिखाओ, उसी आइटम पे ध्यान दो जो मटेरियल हो, इम्पोर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो। और जो मटेरियल आइटम नहीं है, मीन्स इनसिग्निफिकेंट आइटम है, इमटेरियल आइटम है, उसको छोड़ दो या किसी दूसरे आइटम में आप इंक्लूड कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, मॉडर्न अकाउंटिंग में क्या होता है आपका, देखते होगे कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, राउंड अप कर लेते हैं। मतलब कि जो 1 लाख हमारा क्या इम्पोर्टेंट था उसको रिकॉर्ड कर दिए, 20 पैसा हमारा इम्पोर्टेंट नहीं था उसको हम छोड़ दिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब चीज़ होता है। इसलिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट सीधा सीधी है, मटेरियल आइटम रिकॉर्ड होते हैं लेकिन इमटेरियल आइटम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो छोटा अमाउंट है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मटेरियलिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अमाउंट छोटे से हम इसको जज करेंगे। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ ऐसा होता है कि अमाउंट छोटा है, जैसे मान लो करोड़ों की कंपनी है लेकिन उसको 50,000 का, सॉरी 50,000 और कम ले लो, 10,000 का पेनाल्टी चार्ज लगा, ठीक है ना। तो ये कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो देखो करोड़ों की कंपनी में 10,000 क्या है, अमाउंट से तो इनसिग्निफिकेंट है लेकिन पेनाल्टी लग रहा है भैया। पेनाल्टी लगने से क्या होता है, रेपुटेशन प्रेशर होता है। तो ये सब चीज़ों में क्या होगा कि ये 10,000 भले ही कम है लेकिन ये पेनाल्टी चार्ज जो लग रहा है ये सही चीज़ नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तो इसको हम ध्यान देंगे। लेकिन कहीं कहीं अमाउंट से भी देखा जाता है, जैसे कैलकुलेटर का डिप्रिसिएशन बहुत कम आएगा, बुक का डिप्रिसिएशन बहुत कम आएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है कि कैलकुलेटर अगर खो भी जाता है तो दूसरा कैलकुलेटर आ जाएगा, लेकिन ये 10 लाख का 1 करोड़ का मशीन आपका खो जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो 1 करोड़ का मशीन, 10 लाख का फर्नीचर इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, इसको ध्यान दीजिए, इसको अकाउंट्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कैलकुलेटर, बुक, ये सब रिकॉर्डेड करने लायक नहीं है, या सबको एक सिंपल एक्सपेंस मान कर दिखा दो। लेकिन इस पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट आइटम है बच्चों। उसी तरह मटेरियल आइटम की पहचान कैसे करते हैं, उसके इम्पोर्टेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, ना कि उसके अमाउंट से। जैसे यहाँ 20 पैसा है तुम इसको इग्नोर कर दिए, अमाउंट ये बहुत छोटा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका कम अमाउंट भी जो होता है लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मटेरियलिटी की पहचान हम उसके अमाउंट से नहीं कर सकते हैं, उसके इम्पोर्टेंस, उसके नेचर से कर सकते हैं बच्चों। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो मटेरियल आइटम है उसको आप लोग ले लो, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन जो इनसिग्निफिकेंट या इमटेरियल आइटम है उसको आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो बच्चों, ठीक है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, ये आप लोग पढ़ लोगे एग्जाम्पल, ये भी वीडियो पॉज करके पढ़ लोगे। नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, किसी बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मल रिकॉर्ड क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फॉर्मल रिकॉर्ड है, वो किसी बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है और किसी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी या किसी भी कंपनी का इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके आधार पे वो आप, मैं समझो कि एक तरह का ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि यूजर को पता चल सके कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेक होल्डर्स के लिए या अपने यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जिसके आधार पर यूजर्स सही डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, समरी रिकॉर्ड या फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बच्चों, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होता है बच्चों, एक इनकम स्टेटमेंट जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एक होता है बच्चों बैलेंस शीट जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है, और एक होता है बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इंफॉर्मेशन देता है, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई भी देख सकता है, कोई भी उसको एनालाइज कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबके लिए, ठीक है। अगर मान लो 2 शेयर होल्डर का एग्जांपल लेते हैं, एक शेयर होल्डर 1 लाख
रुपये का शेयर लिए हुए है, एक शेयर होल्डर 10 रुपये का शेयर लिए हुए है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 लाख जो शेयर होल्डर 1 लाख का जो शेयर होल्डर है उसके लिए भी है, और 10 रुपये का जो शेयर होल्डर है उसके लिए भी है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, भेदभाव नहीं करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसीजन टूल भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है जिसके आधार पर यूजर्स एनेबल होता है, सक्षम होता है सही डिसीजन बनाने में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ कंप्लायंस इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बच्चों कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके समझकर इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करता है, लेंडर्स उधार देता है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गड़बड़ होता है तो कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये कंपनी का अकाउंटेबिलिटी है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी, इसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा, कंपनी होगा बच्चों। ठीक है, तो कंपनी को जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है उसको रेगुलेशन कंप्लायंस मेंटेन करने हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो। ठीक है बच्चों, यही कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी कर सकते हो। तो इसको पढ़ लेना बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ोगे, वीडियो पॉज करके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस। नेक्स्ट है बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, और इनकम स्टेटमेंट में हम लोग 2 चीज़ बनाते हैं ना बच्चों, चूँकि अभी आप लोग सीए फाउंडेशन में हैं तो ये पढ़ना होगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब सिंपल समझो कि इनकम स्टेटमेंट क्या करता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देगा। सेकेंड आपका क्या है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड करता है, तो बिजनेस में क्या एसेट्स है, और बिजनेस का क्या कैपिटल है, और बिजनेस का क्या लायबिलिटीज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कैश जनरेटिंग पावर को बताएगा। तो 3 बेसिकली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो को मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया है, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिपोर्टिंग होता है ना, यानी कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्टिंग का मतलब प्रॉफिट क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैश फ्लो क्या है। अब ये नेट प्रॉफिट को किसको दिया जाता है, स्टेक होल्डर्स को दिया जाता है बच्चों। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट आया ये आपको क्या करना है, स्टेक होल्डर को बताना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी प्रॉफिट आया, जो भी बिजनेस का पोजीशन है, जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पोजीशन करने का मतलब बच्चों कि बिजनेस में कितना एसेट्स है, बिजनेस में कितना लायबिलिटी है, बिजनेस का क्या कैपिटल है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट क्या होगा, स्टेक होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। स्टेक होल्डर को बताना है कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट ये है, हमारे कंपनी में इतना एसेट्स है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन करना बच्चों। कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी हमने बिजनेस का प्रॉफिट निकाला, जो बैलेंस शीट बनाया, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, वो सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किसको कर देना, स्टेक होल्डर्स को कर देना, जिसके आधार पर स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कंपनी से हम जुड़े या ना जुड़े। स्टेक होल्डर्स में क्या किया जाएगा बच्चों, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, मैनेजमेंट, ये सब आपके क्या है, पब्लिक, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, ये सब क्या हो गए, ये सब कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अब देखो इसका ये टॉपिक क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फर्स्ट है बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंस होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंस होने का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बना होना चाहिए जो यूजफुल हो। अब हम किसी कंपनी, अब मान लो हम एक यूजर है और हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सके कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें, या हम लोन दें या ना दें। तो यूजर्स जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा होता है तो ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो यूजफुल हो, ज़्यादा यूजफुल हो, मोर यूजफुल हो। तो यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल होना चाहिए जिससे यूजर्स उसको पढ़कर एनालाइज कर सके
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंस इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को सक्षम बनाता है, एनेबल बनाता है कि बिजनेस का वैल्यू क्या है, बिजनेस का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या है, यानी कि भविष्य में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, प्रेजेंट में कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंस होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंस इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनाओ कि आप पिछले साल का भी हम अच्छे से इवैल्यूएशन कर सके, उसको एनालाइज कर सके, उसको सुधार कर सके। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको एनालाइज करके हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर सके, फ्यूचर के लिए हम अनुमान लगा सके बच्चों। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंस होने का मतलब बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल होने चाहिए, ताकि जब भी यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखे, उसको एनालाइज करे, वो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन देता है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो डिसीजन ले सके, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों। अब ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको पढ़ रहे हैं लेकिन वो आप जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ मिल ही नहीं रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंस नहीं है, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होना चाहिए, एक रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा यूजफुल हो। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 रिलेवेंस। सेकेंड है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। मान लो हम एक यूजर हैं, जैसे हम इन्वेस्टर हैं, और मान लो हमको कंपनी में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना है। तो जिस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी का हम क्या चेक करेंगे, तो ज़्यादा हमारा फोकस किस पे होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देखेंगे। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना बच्चों, फेथफुल प्रेजेंटेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक फीचर क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह का बना होना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स का या यूजर का उस स्टेटमेंट पे ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो उस पर कि हमें जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना कंपनी का काम है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिसाइज करे तो इस बात का ज़रूर ध्यान उसको रखना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा हो, ट्रू एंड फेयर हो। ऐसा तभी होगा जब सारे ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो एक्चुअल में बिजनेस में हो रखे हैं। अब मान लो सपोज करो कि बैलेंस शीट में फर्नीचर 1 करोड़ का शो कर रहा है, तो ये एक्चुअल में 1 करोड़ का फर्नीचर का ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ हो तभी आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो। इसी को कहते हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। कंसिस्टेंसी मतलब कि आप पिछले साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किए इस साल भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड यूज करो। अगर पॉलिसी डिफरेंट हो जाएगा तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स को लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, वो विश्वास नहीं करेगा, इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड सेम रखे जाते हैं। अब भेदभाव नहीं करता, यानी कि ऐसा नहीं कि जो रिच इन्वेस्टर्स है उसको अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है और जो कम पैसा लगाए हुए हैं उनको दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्टिव नहीं होता, व्यक्ति परक नहीं होता है, वो क्या होता है सबके लिए सेम इन्फॉर्मेशन देगा, तभी वो फेथफुल होता है, ताकि शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स उस पर ट्रस्ट कर सके। क्योंकि स्टेक होल्डर जो होते हैं जैसे इन्वेस्टर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर ही वो इन्वेस्ट करते हैं, लेंडर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर ही वो उधार देते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाओ कि एक दूसरे को से कंपेयर कर सके। जैसे मान लो 2 कंपनी है, एक टाटा कंपनी और एक मान लो ले लो कोई और कंपनी, एक्स कंपनी ले लो, दिमाग में नहीं आ रहा अभी, टाटा कंपनी और एक एक्स कंपनी। अब हम क्या करते हैं, हम एक इन्वेस्टर हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब कि अभी हम पैसा लगाए नहीं है, हम आगे पैसा लगाने वाले हैं, हम कंपनी ढूंढ रहे हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाए। तो हम टाटा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें और एक्स कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें। अब सवाल यहाँ यह आता है कि टाटा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग पॉलिसी, अलग मेथड से बना है, अलग तरीके से, अलग स्टैंडर्ड से है, और एक्स कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, तो क्या कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, जिसके आधार पर टाटा कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्स कंपनी बनाएगा। भले ही ट्रांजैक्शन अलग अलग हो सकते हैं, प्रॉफिट अलग अलग हो सकते हैं, पोजीशन अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी सेम रहेगा, अकाउंटिंग मेथड सेम रहेगा। तभी हम उसको एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं और हम डिसाइड कर सकते हैं कि टाटा कंपनी एक्स कंपनी से बढ़िया है, इसलिए हम टाटा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। दूसरा चीज़ है अकाउंटिंग पीरियड। दो अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम देख रहे हैं तो दोनों अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब तब होगा जब एक अकाउंटिंग पीरियड का अकाउंटिंग पॉलिसी और दूसरे अकाउंटिंग पीरियड का अकाउंटिंग पॉलिसी सेम हो। तो इस बात को ध्यान में रख कर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है ताकि हम कंपेयर कर सके। कंपेयर का मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड, या कह सकते हो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, या एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है ना बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अब एक यूजर है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर रहा है, अब उसको समझ ही में नहीं आ रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो क्लियर है ही नहीं। ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे, जिसके आधार पर हम एक कंक्लूजन निकाल सके और हम सही डिसीजन ले सके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। एक होता है मटेरियलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये तो सिंपल है बच्चों। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है ना, जैसे बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, बिजनेस का क्या पोजीशन है, कैश कितना जनरेट हुआ, इन्वेस्टिंग से कैश कितना जनरेट हुआ, कैश इनफ्लो कितना हुआ। ठीक है। मैंने ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका जो होता है बड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो सूटेबल साइज में होना चाहिए। सूटेबल साइज का मतलब कि आप अलाय बलाय या इनसिग्निफिकेंट अमाउंट या इनसिग्निफिकेंट फैक्ट या इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं मेंशन करें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उन्हीं चीज़ों को मेंशन करें, उन्हीं चीज़ों को आप दिखाएं, उन्हीं चीज़ों को ध्यान दें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो। यही मटेरियलिटी ऑफ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम केवल वैसे आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, वैसे आइटम को दिखाते हैं, वैसे आइटम को यूजर्स के लिए मेंशन करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट नहीं है, उसको हम क्या करते हैं बच्चों, इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा मटेरियलिटी होना चाहिए। मतलब कि जो अब मान लो कैलकुलेटर का डिप्रिसिएशन निकाल के दिखा रहे हो, तो कैलकुलेटर का डिप्रिसिएशन निकाल कर क्या देगा, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आप 1,20,000 दिखा रहे हो तो 20 पैसा कहाँ मिलता है क्या, किसी से मांगो 20 पैसा कोई देगा क्या, नहीं देगा बच्चों। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्हीं आइटम को दिखाएं जो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मटेरियलिटी में ये नहीं देखना अमाउंट, नहीं अमाउंट के हिसाब से हम जज नहीं करेंगे बच्चों। कभी कभी छोटा अमाउंट भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो नेचर के हिसाब से देखेंगे कि कौन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बच्चों। तो ये था बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक है बच्चों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो बच्चों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन बच्चों 3 टाइप का होता है। एक गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन, एक्रूवल एजम्पशन। और एजम्पशन और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एक ही होता है बच्चों। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटिंग एजम्पशन कहते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन बच्चों 3 है आपका, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। इसको याद रखिएगा। और ये एजम्पशन गाइड करता है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना बच्चों। यानी कि 3 कॉन्सेप्ट है जो बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। और ये फंडामेंटल आपका अकाउंटिंग एजम्पशन हो गया। इसको रीड कर लोगे बच्चों, वीडियो पॉज करके, जितने भी है वीडियो पॉज करके रीड कर लोगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या था, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। देखो कौन कौन है, गोइंग कंसर्न तो होगा ही,
कंसिस्टेंसी भी होगा, एक एक्रूअल होता है, लेकिन बिजनेस एंटिटी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। तो बोला एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, तो आंसर होगा बिजनेस एंटिटी बी। नेक्स्ट बच्चों देखो, टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है? प्राइमरी मतलब, प्राइमरी का मतलब होता है मेन, मुख्य, ठीक है। तो कौन है? दो, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है, मटेरियलिटी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बच्चों? रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो अधिक से अधिक यूजफुल हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि स्टेक होल्डर उस पर ट्रस्ट कर सके। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ऐसे तो सब आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है? रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ये दो चीज़ नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगलेस हो जाएगा बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं और वो हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रिलायबल नहीं है, उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का? तो ये आपका प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बच्चों, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इसको वीडियो पॉज करके बनाओ। मोहन इंटरप्राइजेज फॉलोज द रिटेन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रेशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। देखो, मशीन पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है हर साल सेम चार्ज हो रहा है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब कि पिछले साल जो अकाउंटिंग मेथड यूज़ किया, इस साल भी सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों? अकाउंट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंपेरेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। पिछले साल जो जिस पॉलिसी से, जिस अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग मेथड से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, इस साल भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करेंगे बच्चों। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ए बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर ₹25 लाख, ठीक है। एक बिजनेसमैन क्या किया? 25 लाख का सामान खरीदा एंड सोल्ड 80% ऑफ सच गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। उसमें से 80% गुड्स को क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 लाख, यानी कि स्टॉक जो रिमेनिंग गुड्स, यानी कि जो गुड्स बच गया, यानी कि स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ले लो, कितना आपका बच गया? 4 लाख का। ये 4 लाख क्या है? किस वैल्यू पे है? मार्केट वैल्यू पे है, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो मार्केट वैल्यू पे है। ही वैल्यूड द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। ही वायलेटेड द कॉन्सेप्ट। वो किस कॉन्सेप्ट का उल्लंघन किया? वायलेटेड मतलब बच्चों उल्लंघन करना, उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे सिंपल लिख रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कि कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि वायलेशन तो नहीं है, कॉस्ट को तो फॉलो कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। पूछ रहा है कि कौन से कॉन्सेप्ट का वायलेशन कर रहा है, उसके अगेंस्ट है। कौन से कॉन्सेप्ट का उल्लंघन कर रहा है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का उल्लंघन है क्या? सब जगह तो मनी लिखा ही हुआ है, तो यहाँ भी कोई वायलेशन नहीं है। कंजर्वेटिज्म का वायलेशन कर रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं? मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दोनों में जो छोटा हो उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो कहेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। थोड़ी है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कि इसका कॉस्ट प्राइस भी दिया होता है और मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं? जो छोटा होता है वो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का वायलेशन हो रहा है बच्चों, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम किस वैल्यू पे दिखाएंगे? तो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस में जो छोटा हो उस वैल्यू पे। तो आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट है, एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द। एसेट्स को हम बिजनेस में क्यों रखते हैं बच्चों? तो एक ही पर्पज से, अर्निंग रेवेन्यू, ठीक है। बिजनेस में अगर एसेट्स नहीं है तुम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते हैं, तो एसेट्स बिजनेस में रखने का एक ही पर्पज से बच्चों, अर्निंग रेवेन्यू, ठीक है। रीसेल के लिए होता है, ये आपका गुड्स हो गया, स्टॉक लिख सकते हो इसको। कन्वर्जन इनटू कैश, ये करंट एसेट्स होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारा एसेट्स भी होता है जो बच्चों कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे एसेट्स बिजनेस में होता है जो रीसेल नहीं होता है, जैसे एसी, फर्नीचर, मशीन। तो बहुत एसेट्स का एक ही पर्पस होता है बिजनेस में रखने का, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। तो यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, और इसका मॉक टेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे,
ठीक है, ये भी आप मॉक टेस्ट में एप्लीकेशन पे आप दे सकते हो, लेकिन अभी नहीं बच्चों, नेक्स्ट वीक में इसको शेड्यूल करेंगे हम। तो एसिड्स आपका हो गया आंसर। तो इतना देख लोगे बच्चों, हम लोग चैप्टर 1 में है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और चैप्टर 1 में हमने अभी तक 2 यूनिट कर लिया है। यूनिट 1 आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, और यूनिट 2 आपका हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। थैंक यू बच्चों।